गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं विकास सर फिजिक्स एरा पे आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पे, जो कि बहुत बढ़िया फिजिक्स में कर रहा है, इस पे आपके लिए लेके आया हूं 12th क्लास की बायोलॉजी। आइए हम देखते हैं बेटा, आप लोग इस लॉकडाउन में घर पे रह रहे हैं, जिसके चलते आप बायो का सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम इस चैनल के माध्यम से ऑनलाइन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप एकदम बढ़िया से रिलैक्स हो जाइए, कॉपी पेन ले लीजिए, आराम से बैठिएगा। पूरा लेक्चर आपको हम 1 बाय 1 इस चैनल पे देते रहेंगे और बढ़िया से आप समझने की कोशिश करिएगा। आइए पहले एक बार हम आपको शॉर्ट में आपको 12th में क्या चीज़ें पढ़नी हैं उस पर बात कर लेते हैं। ओके, अब 12th में बेटा आप देखोगे आपके जो यूनिट्स हैं वो 5 यूनिट आपको पढ़नी है। ओके, 5 यूनिट में आप देखिए, आपका जो सबसे पहला यूनिट है वो है रिप्रोडक्शन। ओके, जो आपकी सेकेंड यूनिट है बेटा वो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। आगे देखिएगा, सबसे बढ़िया यूनिट आपकी है ये सेकेंड यूनिट जो आप देख रहे हैं बेटा, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। आपकी बेटा थर्ड यूनिट जो है आप देखें, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, आपकी फोर्थ यूनिट है यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी। एकदम देखिए, बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। और आपकी बेटा फिफ्थ यूनिट है इकोलॉजी। मतलब हमें टोटल ये 5 यूनिट पढ़नी है। जैसा आपको पता है इस साल ड्यू टू लॉकडाउन आपका सिलेबस थोड़ा बहुत बेटा कम किया जाना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में आप सब नीट एग्ज़ाम में भी अपीयर होंगे तो वहाँ पे तो पूरा ही सिलेबस आएगा। तो आपको पूरा सिलेबस ध्यान देना है और पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। तो आइए हम बात करते हैं बेटा, हम आपको इस वीडियो में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर किस तरह से दिया जा सकता है। पहला लेक्चर आपका जो शुरू करेंगे बेटा, हम फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आपका है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ध्यान से याद कर लीजिएगा, आप इस यूनिट को नोट रखिए और 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओके, आइए आगे बात करते हैं आपकी पहली यूनिट का बेटा, फर्स्ट चैप्टर पे हम लोग बात करते हैं। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है बेटा बायो में पहली यूनिट का, वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ध्यान से आप लोग इस चैप्टर नोट कर लें। फर्स्ट चैप्टर आपका बेटा क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देखिए यहाँ पे कॉमन वर्ड यूज हुआ है ऑर्गेनिज्म, मतलब रिप्रोडक्शन का जो आपको व्यू यहाँ पे लेना है बेटा वो कॉमन लेना है, मतलब स्पेशल ऑर्गेनिज्म के व्यू के हिसाब से नहीं देखना है। आइए हम बात करते हैं आपका इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है बेटा। यहाँ पे हमें ओवरऑल रिप्रोडक्शन पे बात करनी है। किस पे बात करनी बेटा, रिप्रोडक्शन पे बात करनी है। तो आइए हम आपको बताते हैं बेटा रिप्रोडक्शन है क्या। ध्यान से आप समझें एकदम। रिप्रोडक्शन जैसा आप पहले से बेटा जानते हो, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। आप ध्यान से देख लें इसको, यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है बेटा। क्लियर ये है कि बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है ये रिप्रोडक्शन, ये लिविंग बीइंग का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी है, बट ये 100% डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं होता है। क्यों कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि वर्कर इन हनी बी,
रिप्रोड्यूस नहीं करती है, बट वो लिविंग बीइंग में कंसीडर किए जाते हैं। आइए, ये तो हम बात कर रहे थे बेटा किसकी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी की, बट हमें यहाँ ध्यान क्या देना है, हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन की बातों को। यहाँ हम ध्यान से क्या समझेंगे, रिप्रोडक्शन जो हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, तो ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में कब होगा, उसके लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है और ये कब परफॉर्म करेगा। तो इसके लिए बेटा हम लोग क्या पढ़ना होगा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ समझना होगा, लाइफ प्रोसेस पढ़ना होगा। आप देखोगे यहाँ पे हमें सबसे पहले समझना होगा लाइफ स्पैन क्या है और ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ में कब रिप्रोड्यूस करते हैं। आइए, अब आप लोग कॉपी पेन रेडी रखिएगा। अब आपको यहाँ से नोट करना है लाइफ स्पैन क्या है। ध्यान समझिए बेटा, कोई भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ कब होता है और वो नेचुरली कब मरता है, नेचुरल डेथ के टाइम ड्यूरेशन को, बर्थ टू नेचुरल डेथ के टाइम पीरियड को ही हम लाइफ स्पैन कहते हैं। इट मीन्स दैट इट इज टाइम ड्यूरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बर्थ टू नेचुरल डेथ। ओके, ध्यान समझिएगा, एकदम सिंपल है बेटा। किसी भी ऑर्गेनिज्म की इनकमिंग और आउटगोइंग के बीच का जो टाइम पीरियड है उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। इसे नोट करिए आप तुरंत। आइए बेटा, आपने इसे नोट किया, ये क्या हमने बोला आपने सुना, एकदम सिंपल बेटा। आप लिखिए क्या था ये, इट इज टाइम पीरियड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बर्थ टू देयर डेथ। नोट कर लिया आपने, नोट करिए आप लोग। बेटा देखो, एकदम सिंपल सी बात है, अब आप समझें इसको, आपने नोट कर लिया है, मतलब साफ है। यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ बर्थ लेता है, जब बर्थ होती है उसकी, वहाँ से नेचुरल डेथ तक के टाइम पीरियड को लाइफ स्पैन हम कह रहे हैं। अब बात ये आती है बेटा कि क्या सभी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है वो इक्वल है या कम या ज़्यादा है, तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल समझेंगे। आइए हम कुछ एनिमल्स के एग्जांपल आपको बेटा बताते हैं कि कुछ एनिमल्स का जो लाइफ स्पैन है वो किस तरह का है। आप सपोज करिए मे फ्लाई का, इसे आप नोट करते रहिएगा। आइए हम आपको बेटा लाइफ स्पैन के कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। पहले हम लोग आइए समझते हैं एनिमल्स का। एनिमल्स में बेटा सबसे पहले हम आपको बताते हैं मे फ्लाई। मे फ्लाई का लाइफ स्पैन बहुत ही कम है बेटा, 1 डे, 1 दिन में इसकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है। सेकेंड नंबर पे आपको बताते हैं हम बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक्स चलता है। थर्ड नंबर पे हम आपको बताते हैं बेटा फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई 1 मंथ अप्रॉक्स। आइए देन आप समझिएगा क्रो, काउ, डॉग। तो क्रो 15 ईयर, काउ 25 ईयर, डॉग 25 ईयर्स। और भी कुछ एग्जाम्पल देखिए एनिमल में आपको बताते हैं बेटा। एलिफेंट, एलिफेंट का 60 ईयर, हॉर्स 60 ईयर, पैरट
140 ईयर। देखिए, पर आप सोच रहे हो कि छोटे एनिमल, देखिए लार्ज एनिमल का लाइफ स्पैन कम, स्मॉल का ज़्यादा। मतलब साफ है बेटा कि यहाँ लाइफ स्पैन वेट से नहीं है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मे फ्लाई, बटरफ्लाई, फ्रूट फ्लाई एक वेट के हैं, एक साइज के हैं, बट लाइफ स्पैन देखो 1 डे, 2 वीक, 1 मंथ डिफ्रेंशिएट कर रहा है। इट मीन्स दैट लाइफ स्पैन का जो बेटा ड्यूरेशन है वो वेट साइज पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, वेरी नहीं करता है। लास्ट में सबसे ज़्यादा जो सर्वाइवल है वो है बेटा टर्टवाइस का, नियर अबाउट ये 100 to 150 ईयर्स के आसपास सर्वाइव करता है। तो ये हमने आपको लाइफ स्पैन कुछ बेटा एनिमल्स के बताए हैं। ये एनिमल्स कितने दिन सर्वाइव करते हैं। आइए कुछ हम लोग प्लांट के एग्जाम्पल बेटा देख लेते हैं। आप इसे नोट कर लें, तुरंत नोट करें आप लोग। नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके, आइए इसे रब करते हैं बेटा। आइए हम लोग कुछ प्लांट का भी समझ लेते हैं। एनिमल का हो गया ये, लाइफ स्पैन प्लांट का भी समझ लेते हैं थोड़ा। प्लांट्स का ये देखते हैं क्या है। प्लांट्स पे आप लोगों को हम बताते हैं बेटा, राइस प्लांट आपका है। इसका जो लाइफ स्पैन है बेटा 4 मंथ। व्हीट 5 मंथ। रोज़ बड़े काम की चीज़ है, रोज़ का लाइफ स्पैन 10 ईयर। बनाना का लाइफ स्पैन बेटा कितना है? 25 ईयर। ओके, आइए हम देखते हैं बनियन ट्री का। बनियन ट्री 200 to 300 ईयर। ओके, लास्ट में सारे प्लांटों का बाबा सिकोया का लाइफ स्पैन आप लोग गेस करिए कितना होगा? नियर अबाउट, आप लोगों के सोच से बहुत ऊपर, 3000 to 4000 ईयर। इसीलिए इसे हम सभी प्लांटों का बाबा बोल रहे थे। बेटा देखिए, बहुत दिन सर्वाइव करने वाले प्लांट हैं ये, बट एवरेज में प्लांट आप देख रहे हो 4 मंथ, 5 मंथ, 10 ईयर, 25 ईयर। बेटा ये लाइफ स्पैन आपको एक एवरेज के लिए बताया गया है सिर्फ। ओके, बट हमें यहाँ मेन हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन, हमें पढ़ना है। तो हम लाइफ स्पैन क्यों पढ़ रहे हैं, हमें ये समझना होगा। आखिर हम इस पर डिस्कस क्यों इतनी देर से कर रहे हैं, आपको क्यों बताया जा रहा है कि लाइफ स्पैन ये, लाइफ स्पैन वो, लाइफ स्पैन इतना है एनिमल का, इतना प्लांट का। बेटा हमें समझना ये है कि ये जिस टाइम ड्यूरेशन में ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है, ये इस टाइम ड्यूरेशन में रिप्रोड्यूस कब करेगा, आखिर वो कब टाइम आएगा, इसके लाइफ में वो टाइम कब आएगा जब वो रिप्रोड्यूस करेगा। तो इसके लिए हमें बेटा समझना होगा लाइफ स्पैन के क्या और इवेंट्स होते हैं, क्या इसमें एक ही इवेंट्स होता है। आइए हम आपको बेटा प्यार से एकदम समझिएगा और नोट ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि आप नोट करेंगे तो आपको बाद में रिकॉल करने में आसानी होगी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा, एकदम आराम से नोट करते रहिएगा आप लोग। अब बात करते हैं बेटा, हमने अभी आपसे डिस्कस किया, हमारा चैप्टर जो है हमारा रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है। तो रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ में कब आएगा, कैसे समझोगे कब आएगा। तो आइए हम बात करते हैं कि लाइफ स्पैन जो भी ऑर्गेनिज्म का है, हमने अभी भी बात की थी बेटा, बर्थ से डेथ की हमने बात की थी। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस पर, आपने नोट भी किया। जो आपका नेचुरल डेथ ऑर्गेनिज्म का है उस पर हम लोग बात कर रहे थे। ओके, तो देखिए लाइफ स्पैन में बेटा 3 फेजेस आते हैं। कितने फेजेस आते हैं? 3 फेजेस आते हैं। ओके, पहले फेज की हम बात करते हैं बेटा, जुवेनाइल फेज है ऑर्गेनिज्म के लाइफ का। ओके, जुवेनाइल फेज। दूसरा जो फेज है वो रिप्रोडक्टिव फेज। देखिए आ गया ये टर्म आपका, रिप्रोडक्शन यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज है। थर्ड फेज जो आपका है
सेनेसेंस फेज है। ओके, देखिए अब ये फेजेस क्या है, इनकी क्वालिटी क्या है, रिप्रोडक्शन कब होगा, इन सब पे हम डिस्कस करने वाले हैं। एकदम आराम से आप बेटा समझें। देखिए अब हम बात करते हैं जुवेनाइल फेज का। आप चाहें तो साथ में नोट करते रहिएगा, आराम से आप लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। बेटा आप देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, हम लोग पहले फेज की बात कर रहे थे जो कि जुवेनाइल फेज है। जुवेनाइल फेज एकदम आप सिंपल एक वर्ड से एक्सप्लेन कर सकते हो, एक वर्ड से। क्या है वो वर्ड? ग्रोथ फेज। इट मीन्स दैट पहला फेज जुवेनाइल फेज है, इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जब तक ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ हो रही है, उसे हम जुवेनाइल फेज कहेंगे। सभी एनिमल्स में जब वो बेटा बर्थ होती है उसकी, तो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के पहले तक वो ग्रो करता है। और ग्रोथ टाइम पीरियड को हम क्या कंसीडर करेंगे? हम ग्रोथ टाइम पीरियड को जुवेनाइल फेज कहेंगे। बट यही टर्म प्लांट के केस में इजिली वेजिटेटिव फेज के नाम से जाना जाता है। हम इन द केस ऑफ प्लांट इसी को दूसरे नाम वेजिटेटिव फेज के नाम से जानते हैं। कहाँ पे? इन द केस ऑफ प्लांट, क्योंकि ये कॉमन चैप्टर हमने आपको अभी भी बताया था, यहाँ स्पेशल किसी ऑर्गेनिज्म का नहीं पढ़ना है हमें। ध्यान से देखिएगा बेटा, जुवेनाइल फेज मीन्स ग्रोथ फेज, आपको समझ में आ चुका होगा। आप नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जब भी डेफिनेशन पूछे इसकी, आप सिंपल वर्डों में आप लिख सकते हो, ग्रोथ फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। ओके, नेक्स्ट फेज पे चलते हैं बेटा। सेकेंड फेज आप रिप्रोडक्टिव फेज है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। रिप्रोडक्टिव फेज की बात कर लें हम लोग यहाँ पे, आसानी से एकदम समझिएगा, एकदम सिंपल है बेटा। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म कैपेसिटी गेन करेगा किसकी? जो हम अब तक डिस्कस करने वाले थे, रिप्रोडक्शन की। किसकी? रिप्रोडक्शन की। मीन्स इन दिस फेज ऑर्गेनिज्म गेन देयर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी मीन्स यहाँ पे ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करेगा। मीन हमें इसी से मतलब है, आगे हम लोग इसी पे डिस्कस करने वाले हैं अभी, क्योंकि हमें रिप्रोडक्शन के विषय में ही डिस्कस करना है डिटेल। आइए, लेकिन लास्ट फेज भी एक बार समझ लेते हैं, सेनेसेंस फेज। इस फेज में क्या होने वाला है? इसे हम ओल्ड फेज भी कहते हैं, आप लोग समझ चुके होंगे अब। इसे क्या कहते हैं? ओल्ड फेज भी कहते हैं, जरा सी बात है। ओल्ड फेज में नॉर्मली ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी लॉस कर देता है। क्या लॉस कर देता है? रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी लॉस कर देता है। इस फेज में मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है और धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म की जो वेबिलिटी कैपेसिटी है वो लॉस होने लगती है और फाइनली इट लीड्स टू डेथ। यूनिवर्सल ट्रुथ तक आप पहुंच जाएंगे। इससे क्लियर है? मतलब आप ध्यान से समझें, एकदम क्लियर है बेटा। लाइफ स्पैन पे हम डिस्कस क्यों कर रहे थे अब तक? इसलिए कर रहे थे क्योंकि लाइफ स्पैन में हमें समझ में आएगा कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है, अर्थ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो ये जो प्रोसेस हमें पढ़ना है कब करता है। कब करता है? ध्यान से देखें, अपनी एज के मिड एज में, आफ्टर जुवेनाइल या आफ्टर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फेज पे आएगा वो। अब ओके बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। आइए अब हम बात करते हैं बेटा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, देखिए अभी अभी हम आपसे डिस्कस कर रहे थे कि यूनिवर्सल ट्रुथ के विषय में, डेथ के विषय में। तो जो भी ऑर्गेनिज्म, सिंपल है, बर्थ हुआ है जिसका, तो डेथ तो होगा। तो डेथ होगा तो ऐसे तो बेटा सारी स्पीसीजें खत्म हो जाएंगी। तो अब डेथ जो कंटिन्यू रिडक्शन कॉज करता है पॉपुलेशन में स्पीसीज के, तो हाउ टू स्पीसीज कंटिन्यू देयर लाइफ ऑन दी अर्थ?
सबसे बड़ा क्वेश्चन। डेथ यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इससे बचने के लिए या डेथ के बावजूद जो स्पीसीज है वो अपनी कंटिन्यूटी अर्थ पे कैसे मेंटेन करता है, ये क्वेश्चन आप सुने, बताइए कि कैसे करेगा। तो डेथ इट मीन्स दैट डेथ के पहले कुछ ऐसा करना होगा कि उसकी कंटिन्यूटी अर्थ पे बनी रहे। वो क्या करेगा, अभी अभी फेजेस हमने आपको बताए हैं, आपने नोट किया होगा। तो फेजेस में बेटा आपने देखा कि एक फेज ऐसा भी आता है जो रिप्रोडक्टिव फेज है, जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करेगा। मीन्स जो रिडक्शन डेथ से होने वाला है वो रिप्रोडक्शन मेंटेन करेगा। मतलब फाइनली हम अपने टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। हमें जो डिस्कस करना है इस चैप्टर में, जो डिटेल पढ़ना है, वहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। वहाँ हमारा जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन, ये आप समझिए अब आ चुका है बेटा। रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, क्यों, रीज़न ये है कि हर ऑर्गेनिज्म आज नहीं तो कल उसकी डेथ होनी है, उसकी कंटिन्यूटी अर्थ पे कैसे मेंटेन होगी, तो वो अपने नंबर को बढ़ाएगा। और किसके थ्रू बढ़ाएगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस, रिप्रोडक्शन के थ्रू। अच्छा, आप लोग देख लिया आपने कि आफ्टर डेथ जो कंटिन्यूटी है अर्थ पे स्पीसीज की बेटा रिप्रोडक्शन मेंटेन करता है। तो आइए हम बात करते हैं अब रिप्रोडक्शन कैसे ऑर्गेनिज्म करेगा। ओके, हम लोग डिस्कस करने वाले बेटा अब रिप्रोडक्शन टॉपिक पे, नोट करिए आप लोग। रिप्रोडक्शन इंट्रोडक्शन चैप्टर का हो गया है, अब आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ओके, रिप्रोडक्शन है क्या, इसमें हम बात करते हैं और देन इसके वे पे बात करते हैं, रिप्रोडक्शन किस तरह से कंटिन्यू होता है। हम लोग एक बार समझ लेते हैं डेफिनेशन क्या है, ये कौन सा प्रोसेस है। तो ये बेटा इट इज़ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज़ बायोलॉजिकल प्रोसेस by which an organism produces young one themselves। मीन्स यहाँ एकदम क्लियर है बेटा कि एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ये रिप्रोडक्शन के थ्रू न्यू वन या यंग वन प्रोड्यूस करता है। न्यू वन को ऑफ स्प्रिंग भी आप कह सकते हैं। ओके, मीन्स ऑर्गेनिज्म न्यू वन प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस को आप रिप्रोडक्शन कहेंगे। ओके बेटा, देखिए खास बात ये है कि यहाँ न्यूमन प्रोड्यूस करने का ये प्रोसेस है, क्लियर है आप लोगों को। हमें यहाँ क्या समझना है, हम बात करेंगे वे ऑफ रिप्रोडक्शन पे, या आप अर्लियर क्लासेस में टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन समझते थे। तो आइए बेटा हम लोग बात करते हैं वे ऑफ रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है। तो ये जो है आप नोट कर लीजिए, तब तक हो गया बेटा। आइए आगे हम लोग समझते हैं बेसिक चीज़ें। बेटा ये अर्लियर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ रखा है, ऐसा नहीं है। ये चैप्टर उतना टफ नहीं है, आसान चैप्टर है, बट याद रखिएगा बेटा इसका CBSE बोर्ड में 2 से 3 मार्क्स का वेटेज है। और यदि आप नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो नीट में इसका हर साल लगभग 2 क्वेश्चन आना ही आना है, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। हम वे पे बात करते हैं बेटा। जो हमारा रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर है ये 2 तरह का होता है और इसमें ओके, पहला हम बात कर लेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दूसरे की बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, देखेंगे एसेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या डिफरेंसेस है और 1 बाय 1 हम दोनों पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके,
आइए बेटा हम ध्यान समझते हैं, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस समझते हुए हम आगे चलेंगे एंड देन हम 1 बाय 1 स्टडी भी करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको बता दें कि आखिर ये दोनों वे क्या हैं, क्यों हम अलग अलग पढ़ते हैं। आप ध्यान समझिएगा, एसेक्सुअल में बेटा यहाँ पे आप देखेंगे तो मोस्टली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। मतलब एसेक्सुअल में हमें दूसरे ज़रूरत ऑर्गेनिज्म की नहीं पड़ती है रिप्रोडक्शन के लिए, एक ही ऑर्गेनिज्म न्यू वन बना सकता है, जबकि सेक्सुअल में ऐसा नहीं है। यहाँ मोस्टली 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं स्पंजेस में या अदर ऑर्गेनिज्म में जो एक पेरेंट भी 2 तरह के गैमेट बनाते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, बट आइए 1 बाय 1 हम लोग इसको देखते चलते हैं। हम दूसरी बात कर लेते हैं बेटा एसेक्सुअल में। तो एसेक्सुअल में गैमेट जनरली नहीं बनता है, गैमेट डज नॉट फॉर्म। बट ऐसा नहीं है कि इसका एक्सेप्शन नहीं है, याद रखिएगा बेटा, इसका एक एक्सेप्शन आपको ज़रूर मिलेगा। आप जब एक टॉपिक पार्थिनोजेनेसिस पढ़ेंगे वहाँ पे, पार्थिनोजेनेसिस जब आप पढ़ोगे बेटा वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है लेकिन वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आप यहाँ पे आ जाएं, सेक्सुअल में यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होगा। ओके, एसेक्सुअल क्या ये बात कर लेते हैं बेटा हम लोग, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होगा। फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होगा। सेक्सुअल की बात कर लेते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होगा, फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होगा। नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने। आइए आगे देखते हैं बेटा हम लोग। देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एब्सेंट था बेटा, यहाँ पे है। ओके, सेक्सुअल में। एसेक्सुअल में और भी चीज़ें आप देख लीजिए। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन न होने का मतलब एकदम सिंपल सा है बेटा, फर्टिलाइजेशन नहीं है तो यहाँ पे किसी भी तरह का एम्ब्रियो नहीं बनेगा। यहाँ पे याद रखिएगा, एम्ब्रियोजेनेसिस एब्सेंट होगा। आप एकदम सुन के बेटा थोड़ा लिखिएगा, बहुत ज़्यादा क्लियर विजिबिलिटी नहीं होगी। एम्ब्रियोजेनेसिस एब्सेंट होगा। ओके, यहाँ पे आप ध्यान दो बेटा, सेक्सुअल में यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, मीन्स यहाँ एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी होगा। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे बेटा जो न्यू वन बनेगा, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गैमेट नहीं बना है और यहाँ गैमेट बन रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा डिफरेंस हम आपको बताने वाले हैं इन दोनों में कि जब बेटा गैमेट नहीं बनता है मीन्स यहाँ पे किसी भी तरह का मियोसिस डिवीज़न या क्रोमोसोमल चेंज नहीं आता है। मीन्स सिंपल है, यहाँ पे आपको माइटोसिस सेल डिवीज़न ही देखने को मिलेगा, क्योंकि गैमेट है नहीं तो यहाँ पे माइटोसिस ही आप देखोगे। यहाँ गैमेट फॉर्मेशन होने का मतलब साफ है कि यहाँ पे आपको मियोसिस सेल डिवीज़न देखने को मिलेगा। एकदम क्लियर, मतलब आप ध्यान समझिएगा, यदि आपको मियोसिस और माइटोसिस क्लियर न हो, माइटोसिस एंड मियोसिस क्लियर न हो, तो 11th में आप एक बार चैप्टर रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि रिप्रोडक्टिव यूनिट में ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए। बिकॉज आप लेटर ऑन गैमेट फॉर्मेशन या एम्ब्रियोजेनेसिस आपको समझ में नहीं आएगा। ओके बेटा, तो आप ध्यान से देखिए, हमने क्लियर किया अभी कि यहाँ पे माइटोसिस होने की वजह से किसी भी तरह का जेनेटिक चेंज नहीं होगा। इट मीन्स दैट जो न्यू वन बनेगा यहाँ पे, ये न्यू वन
जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली अपने पेरेंट के सिमिलर होगा। जेनेटिकली एंड मार्फोलॉजिकली दोनों चीज़ें इसकी सिमिलर होंगी टू इट्स पेरेंट। इसके पेरेंट के सिमिलर होने की वजह से जो न्यूरॉन बेटा यहाँ बनेगा इसे हम क्लोन कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे हम क्लोन कहेंगे। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सीबीएसई बोर्ड में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसे आप ज़रूर नोट कर लें बेटा एकदम आराम से। ये क्यों आया था? रीज़न है कि यहाँ माइटोसिस हो रहा है, मियोसिस नहीं हुआ है। तो माइटोसिस से न्यूरॉन जब प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पे उनकी डीएनए की जो क्वालिटी होगी, क्रोमोसोम की जो क्वालिटी होगी वो सेम होगी। इसे हम जेनेटिकली कहते हैं। और जो फिजिकल अपीयरेंस होगा वो भी सेम होगा, उसे हम मार्फोलॉजी कहते हैं। मीन्स एसेक्सुअल से बनने वाले न्यूरॉन को हम क्लोन कह सकते हैं। ओके, समझ में आ गया बेटा आपको क्लियरली? यहाँ आइए हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। यहाँ पे जो न्यूरॉन प्रोड्यूस होंगे ये जेनेटिकली वेरिएशन क्रिएट करेंगे। ये वेरिएशन क्रिएट करेंगे। रीज़न ये है कि यहाँ पे मियोसिस, यहाँ गैमेट बनते समय मियोसिस हो रहा है। तो मियोसिस आप जानते हो, मियोसिस सेल डिवीज़न में बेटा क्रॉसिंग ओवर होता है। और क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? यू नो दैट मियोसिस आपने पढ़ रखा होगा बेटा। क्रॉसिंग ओवर में आपको याद होगा होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में गैमेट एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट हो जाता है। तो ये जो क्रोमोसोमल चेंज आएगा वो यहाँ पे नज़र आने लगेगा। हम डिटेल बाद में भी बात करेंगे, आप लोगों को बताया जाएगा। बट यहाँ हम शॉर्ट में आपको डिफरेंस समझा रहे हैं, आप समझ लीजिए अच्छे से। इट मीन्स दैट कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में खास बात क्या है बेटा कि जो न्यूरॉन बनेगा वहाँ वेरिएशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो मियोसिस और क्रोमोसोम में चेंज नज़र आएगा। इट मीन्स दैट आप बेसिक डिफरेंस आप बेटा समझ रहे हो एसेक्सुअल सेक्सुअल में। इसे आप तुरंत नोट करिए। ओके बेटा, आप लोग नोट कर लिया आप लोगों ने एकदम। आप लोग एसेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस समझ चुके हैं। बट बेटा इस चैप्टर में हमें डिटेल डिस्कस करना है एसेक्सुअल पे। लेटर ऑन थोड़ा बहुत समरी हम सेक्सुअल पे भी समझेंगे। आइए अब हम लोग समझते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। बताइए, आप अर्लियर क्लासेस बेटा पढ़ चुके हैं, सोच लीजिए आप लोग थोड़ी देर, सोच लिया, कुछ याद आया? सब याद आ गया? ओके, लेकिन कुछ चीज़ें 12th लेवल पे आपको एडिशनल पढ़नी है बेटा, हम उस पर बात करेंगे। यहाँ हम बेसिक डेफिनेशन से नहीं, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू और चीज़ें समझेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हम लोग बात करने वाले हैं बेटा। अभी डिफरेंस में हम लोगों ने समझा है क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम इस पर आपको डेफिनेशन नहीं, यहाँ पे कुछ इसके इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे। डेफिनेशन आप बेटा अर्लियर क्लासेस, छोटी क्लासेस से रटते आ रहे हो आप। ओके, तो यहाँ आइए हम लोग बेसिक एक बार समझ लेते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें हमें इस लेवल पे समझनी है। यहाँ जैसा आप पहले से भी अभी हमने आपको बताया, यहाँ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट होगा। ओके, नोट करिएगा आप लोग। सेकेंड पॉइंट अभी भी हम बात कर रहे थे, गैमेट डज नॉट इन्वॉल्व। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। गैमेट डज नॉट इन्वॉल्व का मतलब यहाँ गैमेट नहीं बनेगा। लेकिन बेटा हम आपको बताएं, अर्लियर क्लासेस में तो नहीं था ये, बट 12th में आप देखोगे कि एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसका नाम पार्थेनोजेनेसिस है। वहाँ
पार्थिनोजेनेसिस है, ये मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ गैमेट इन्वॉल्व होता है, ये एक्सेप्शन है इसका। ओके, और कोई एक्सेप्शन आपको यहाँ नहीं मिलेगा। बेटा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं दूसरी बातों पे। यहाँ अभी भी हमने कहा था बेटा सेल डिवीज़न के विषय में आप थोड़ा सा उसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस ही इन्वॉल्व होगा। तो आइए इसका भी एक्सेप्शन जान लेते हैं, पार्थिनोजेनेसिस, क्योंकि यहाँ गैमेट बनेगा तो मियोसिस भी होना है। ओके, तो ये एक्सेप्शन रहा आपके इस रिप्रोडक्शन का यूनिट का। नेक्स्ट टॉपिक बेटा, अभी भी हम लोगों ने बात किया था क्लोन पे। क्लोन याद रखिएगा, अभी भी हमने डिस्कस किया था कि आपके यहाँ ये सीबीएसई बोर्ड और नीट दोनों एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो क्लोन फिर से आप जान लें बेटा। रीज़न ये यहाँ आपका जो न्यूवन एसेक्सुअल से बनता है वो न्यूवन अपने पेरेंट की डिट्टो कॉपी होता है। सेंस क्या आएगा इसका? डिट्टो कॉपी का मतलब ये है कि उसकी जो जेनेटिक क्वालिटी है न्यूवन की वो और मार्फोलॉजिकल अपीयरेंस दोनों सिमिलर होते हैं। ओके, तो ये बेटा बेसिक पॉइंट्स हैं। देखिए बेसिक पॉइंट्स आप नियरली जानते हैं। हमें एसेक्सुअल पे बात करनी है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितनी तरह का होता है, कितनी तरह से जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एसेक्सुअली, हम उस पर बात करेंगे। तब तक आप इसे नोट करिए, एडवांस हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, नोट हो गया फास्ट। चलिए हम लोग टाइप पे बात कर लेते हैं एक बार बेटा, फिर वन बाय वन हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से वीडियो लंबा ना हो जाए, आपको ज़्यादा मैटर दे दिया जाए। आइए टाइप पे बात कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे आप टाइप ऑफ एसेक्सुअल लिखिएगा, लिख लिया। टाइप ऑफ एसेक्सुअल में सबसे पहला जो आपको हम बताएंगे वो होगा फिजन। ओके, आइए बेटा नोट किया आपने फिजन। फिजन क्या है? ये आपका टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ओके, कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए हमने लिख दिया बेटा। अब ध्यान देखिए, पहला फिजन है। ओके, सेकंड नंबर पे आपको क्या हम बताएंगे, आइए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा। फिजन के बाद आप सेकंड नंबर पे जो हम आपको पढ़ाएंगे बेटा वो होगा रीजनरेशन। रीजनरेशन। थर्ड नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेगमेंटेशन। ओके बेटा, फोर्थ नंबर पे हम लोग बात करेंगे बेटा बडिंग का। फिफ्थ नंबर पे हम लोग बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन। ध्यान दीजिएगा बेटा, देखिए ये तो कॉमन वर्डिंग अभी इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्पोर फॉर्मेशन में हम तीन तरह के स्पोर पे बात करेंगे। ओके, यहाँ पे हम जू स्पोर, जिसे हम दूसरे नाम स्पोरेंजियो स्पोर जानते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर एंड अप्लाइनो स्पोर, रुकिए लिख लिया बेटा। देखिए स्पोर फॉर्मेशन में बेटा हम आपको क्या बता रहे हैं, जो स्पोर, दूसरा है बेटा एंड स्पोरेंजियो स्पोर, तीसरा है बेटा कोनिडियो स्पोर। इस तीन स्पोरों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें मिलेगा आपको 6 नंबर पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बेटा ये स्पेशली प्लांट के लिए होते हैं, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट ये आपके सिलेबस में है 12th में, बट ये मिड चैप्टर में बेटा है, लेकिन ये एसेक्सुअल का टॉपिक है तो हम यहीं पे कवर करके चल रहे हैं। टिश्यू कल्चर। नोट करिएगा इसको, नोट हो गया बेटा, आप लोग नोट किया। आइए अब हम वन बाय वन इस पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा फिजन। फिजन क्या है? ये बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है, आप जानते हो। ओके,
ये फर्स्ट टॉपिक है एसेक्सुअल में, पहला टाइप है। और ये मोस्टली आपको देखने को मिलेगा जितने भी यूनिसेलुलर माइक्रोब्स हैं उनमें ये दिखेगा। मोस्टली फिजन का जो इवेंट आपको दिखेगा ये यूनिसेलुलर में दिखेगा, याद रखिएगा। और ये जब आप देखो बेटा, ये डिवीज़न के बेस पे ये न्यूवन कितना बनाता है उस बिहाफ पे इसे दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। फिजन में यदि न्यूवन दो बनते हैं बेटा तो उसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। अभी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इस पे। और सेकेंड नंबर पे यदि न्यूवन मोर देन टू बनते हैं तो उसे हम लोग मल्टीपल फिजन कहते हैं। अब इसे आप नोट करिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि बेटा आप जानते हो आपके बोर्ड में नीट में इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। ओके, तो ध्यान से आप नोट करिएगा, इस चीज़ को पढ़िएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा बाइनरी फिजन पे। ओके, बाइनरी फिजन में क्या होना है, कैसे होना है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और याद रखिएगा बेटा, अभी हम लोग आज के ही लेक्चर में बात कर रहे थे डेथ पे, कि सभी ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं जिनका बर्थ हुआ है उनका डेथ होना श्योर है। बट एक ख़ास बात हम बता दें, अब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म आपको मिलेगा जिसकी डेथ होती ही नहीं है। मतलब अमर है प्रभु, अमर है। अमर कैसे हैं, ये इमोर्टल कैसे हैं, सभी तो मोर्टल हैं। तो इमोर्टल की कहानी यहाँ पे हम बता दें आपको कि बाइनरी फिजन करने वाले जो एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, वो उनकी डेथ नहीं होती है। आइए प्रोसेस से हम समझते हैं। बाइनरी फिजन में आप सपोज करिए कि हम डिस्कस कर रहे हैं अमीबा पे। ओके, ये अमीबा है। याद रखिएगा बेटा, एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पे, बाइनरी फिजन जो भी ऑर्गेनिज्म करता होगा, यहाँ पे हमने कहा था सेल डिवीज़न इंपॉर्टेंट है आपको, तो यहाँ पे वो माइटोसिस सेल डिवीज़न को फॉलो करेगा। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि बाइनरी फिजन हो रहा है या फिजन हो रहा है, किस तरह का सेल डिवीज़न है, विच काइंड ऑफ सेल डिवीज़न प्रेजेंट इन बाइनरी फिजन, तो आपका एक ही जवाब आना चाहिए, माइटोसिस सर। ओके, तो आइए ध्यान से देख लेते हैं हम लोग। अमीबा की हम बात करते हैं बेटा, सेक्सुअली मैच्योर होने के बाद, अमीबा भी एनिमल के ग्रुप में आता है, आप जानते हो प्रोटिस्टियन है। तो अमीबा मैच्योर होने के बाद थ्रू माइटोसिस ये फर्स्ट ऑफ ऑल अपने न्यूक्लियस को इलोंगेट करता है और डिवाइड करता है। आप देखोगे कि अमीबा में इनका न्यूक्लियस इलोंगेट करेगा बेटा, और इलोंगेट करने के बाद ये बीच से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा अमीबा और न्यूक्लियस, दोनों इसके डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। यू नो दैट माइटोसिस में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैरियोकाइनेसिस होता है या नहीं। तो कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट होगा। तो जस्ट लाइक हमने कहा बाइनरी फिजन क्या है, माइटोसिस का ही प्रोसेस है, उसी को फॉलो करता है। तो सबसे पहले क्या यहाँ डिवाइड हुआ बेटा, न्यूक्लियस, एंड देन ये अमीबा बढ़ के दो न्यू अमीबा में डिवाइड हो गया। सिंपल एकदम समझिएगा, ये क्या था बेटा, अमीबा था। ओके, अमीबा में न्यूक्लियस डिवीज़न होता है, फिर ये दो में बढ़ जाता है। आप ध्यान से देखो कि ये जो पेरेंटल अमीबा है, पेरेंटल अमीबा ही बढ़ करके डिवाइड होकर के दो न्यू अमीबा में डिवाइड होकर के बन जाता है, न्यू वन बन जाता है। तो बेटा इसकी डेथ हुई कहाँ, डेथ आपको कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। मीन्स हम यदि ये कहें कि बाइनरी फिजन करने वाले ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होती है तो सही है, राइट। देखिए ध्यान से, डिवाइड हो गया, दो में बन गया, फिर बच्चा हो गया यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये न्यू अमीबा जो आपके हैं, ये न्यू अमीबा अपने पेरेंटल अमीबा जैसे ही हैं, याद रखिएगा। ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने डॉटर अमीबी को। बेटा देखिएगा, अब बात ये आती है कि जितने यूनिसेलुलर हैं, क्या बाइनरी फिजन हमारा ये जो चल रहा है ये बेटा एक तरह का है, नहीं। अब आप जब नीट लेवल की आप बात करते हो, हम उस पे आते हैं। नीट लेवल पे आप जब बात करोगे, मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करोगे, इनके टाइप पे बात करनी होगी। इनका टाइप क्या है, एग्जाम्पल कौन से हैं, एंड प्लेन ऑफ न्यूक्लियर डिवीज़न क्या है।
उस पर डिस्कस करते हैं, आपको एकदम शॉर्ट में बताते हैं ये किस तरह से डिवाइड होते हैं। ओके, तो आइए अमीबा आप अच्छे समझ चुके हैं, हम बात कर लेते हैं बेटा बाइनरी फिजन के टाइप पे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ये कितने टाइप के हैं हम बात करेंगे बेटा। बाइनरी फिजन जो है प्लेन ऑफ डिवीजन पे आप देखोगे तो ये आपको 3 टाइप का दिखेगा। ओके, पहला फर्स्ट इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। इर्रेगुलर बाइनरी फिजन अभी क्लियरली हम लोग समझेंगे। सेकेंड नंबर पे आपको मिलेगा बेटा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ओके, तीसरे नंबर पे मिलेगा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ये 3 आपके हो गए बेटा। आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, आइए बेटा देखते हैं इर्रेगुलर। अभी अभी हमने आपको बेटा अमीबा का बताया, जैसा आप जानते हो बेटा अमीबा का फिक्स शेप नहीं होता है, क्लियर है आप लोगों को। तो अमीबा जो एग्जांपल आप लिए हैं अभी अभी आपको हमने बताया उसका डिवीज़न। तो अमीबा की खास बात बेटा ये है कि अमीबा में जो न्यूक्लियस इसका है ये जिस प्लेन पे डिवाइड होगा उसी प्लेन पे बाइनरी फिजन कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स इसका कोई फिक्स प्लेन ऑफ डिवीज़न नहीं है, इसलिए इसे आप हमको क्या कहेंगे, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन कहेंगे। कोई डाउट? नो डाउट। सेकेंड नंबर पे आते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन की हम बात कर लेते हैं बेटा। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन मीन्स, ट्रांसवर्स मतलब आप जानते हो एक लाइन खींची गई है, देखिए ये आपकी वर्टिकल लाइन है, आप 20 से डिवाइड कर दो तो ये आपका ट्रांसवर्स डिवीजन माना जाएगा। तो ट्रांसवर्स डिवीजन कौन सा एनिमल बेटा करता है, इस पर आइए हम लोग बात कर लेते हैं बेटा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको एग्जाम्पल मिलेगा पैरामीशियम। पैरामीशियम कैसे बेटा, आप जानते हो देखिए पैरामीशियम यदि आपको याद हो तो इसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक लार्ज न्यूक्लियस होता है कि स्मॉल न्यूक्लियस होता है। ओके, तो जो बेटा लार्ज न्यूक्लियस होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस है ये, और स्मॉल वाला जो है माइक्रो न्यूक्लियस है। ओके, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो न्यूक्लियस हैं बाइनरी फिजन के समय याद रखिएगा मैक्रो न्यूक्लियस माइटोसिस को फॉलो नहीं करता है। ओके, ये भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि पैरामीशियम के जेनेटिक क्वालिटी को कौन सा न्यूक्लियस कैरी करता है, विच न्यूक्लियस कैरी पैरामीशियम जेनेटिक क्वालिटी, तो आप बताएंगे माइक्रो न्यूक्लियस। ओके बेटा, तो माइक्रो न्यूक्लियस कैरी करता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बट अब बात है डिवीज़न की, तो याद रखिएगा यहाँ पे दोनों के दोनों न्यूक्लियस ये इनलार्ज तो कैसे होंगे, अब यहाँ बाहर आप समझ लीजिए न्यूक्लियस को इनलार्ज लॉन्गिट्यूडनली होंगे, बट डिवीज़न सेंटर से होगा। मीन्स पैरामीशियम फाइनली सेंटर से डिवाइड होगा, सेंटर से डिवाइड होगा और 2 पैरामीशियम फाइनली बन जाएंगे। कोई डाउट? आपको समझ में आ गया होगा बेटा यहाँ पे। ओके, तो इट मीन्स दैट पैरामीशियम का जो हमारा डिवीज़न है वो ट्रांसवर्स होना है। हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल पे बेटा, तो एग्जाम्पल आप पढ़ चुके होंगे यूग्लिना का, आइए हम भी आपको थोड़ा बता दें। यूग्लिना आप जानते हो बेटा ये स्टैग्नेंट वाटर का ऑर्गेनिज्म है, फ्लैजिलेटेड है, सिंगल न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक दोनों होता है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे खास बात इसकी, हम लोग जो रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी बात करना है सिर्फ वहीं पे बात करना है। तो इसका जो न्यूक्लियस है बेटा याद रखिएगा ये ट्रांसवर्स इलोंगेट करेगा। ये न्यूक्लियस कैसे इलोंगेट करेगा बेटा, ट्रांसवर्स। तो ये ट्रांसवर्स इलोंगेट करेगा तो यूग्लिना ये सेंटर से बटेगा, मीन्स लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन यहाँ पे देखने को मिलेगा। मीन्स ये फाइनली आपका जो यूग्लिना होगा जब ये डिवाइड होगा आप देखोगे तो ये 2 यूग्लिना में ऐसे डिवाइड होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ देखें आप,
ओके, देन सेंटर से डिवाइड हो जाएगा और 2 यूग्लिना का फॉर्मेशन हो जाएगा। मीन्स बाइनरी फिजन में आपने देखा कि इरेगुलर, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल के बेस्ट एग्जांपल्स क्या हैं, और ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे भी अभी आपको हम बता रहे हैं। ओके बच्चों, नोट हो गया। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप टोटल लेक्चर ध्यान से देखिएगा, एक बार रिवीजन करिएगा, एनसीईआरटी से भी पढ़ लीजिएगा, दूसरी बुकों से पढ़ लीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑन चैनल फिजिक्स एरा 2020। और बच्चों रिक्वेस्ट है, लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।